नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में नहीं इस्तेमाल होगा ईवीएम। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ईवीएम का मामला और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की उठा दी गई है मांग। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। पूर्वांचल के साथ अपना गढ़ भी साधने की है रणनीति। और इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस ने दिखावे के लिए नहीं बल्कि देश के विकास के लिए उठाए हैं ठोस कदम। प्रियंका गांधी ने दिया बड़ा बयान। और चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी नेता नंद किशोर गुर्जर ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का किया उल्लंघन और फिर दोहराया ना अली ना बाहुबली का नारा। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार का, जहां शराबबंदी के मुद्दे पर बिहार में फिर गर्मा गई है सियासत। आरजेडी ने नीतीश को दी अविश्वास प्रस्ताव लाने की धमकी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों में भाजपा का नुकसान होना तय है और उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर बह चुकी है और समाजवादी की सरकार बनने जा रही है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। 3000 लाइक के टारगेट को पूरा कराइए। और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करके रख लीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है ईवीएम का मामला। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की उठा दी गई है मांग। जी हां दोस्तों, ईवीएम मशीनों का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। वकील मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम से मतदान के खिलाफ याचिका पर जल्द सुनवाई करने की मांग की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने कहा कि क्या अब उनको ईवीएम मशीन से दिक्कत है, तो इस पर शर्मा ने कहा कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए। हम कानून के लिहाज से बात कर रहे हैं। उन्होंने मांगा कि विधानसभा चुनावों से पहले सुनवाई हो और इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि वो इस मामले को देखेंगे। शर्मा ने अपनी याचिका में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 61A को चुनौती दी है और इसमें बैलेट पेपर की जगह इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन यानी ईवीएम से मतदान कराए जाने का प्रावधान किया गया है। शर्मा की याचिका के मुताबिक इस प्रावधान को अब तक संसद से मंजूरी नहीं मिली है और इसके जरिए कराए गए अब तक के सारे चुनाव अवैध हैं और सब जगह बैलेट के जरिए फिर से मतदान कराया जाना चाहिए। तो दोस्तों, बेहद बड़ा मुद्दा उठा दिया गया है और जिस वकील ने इसकी अपील डाली है उन्होंने कहा है कि ये अभी तक इसको संसद से कोई मान्यता नहीं मिली है और जहां जहां भी ईवीएम के बदौलत चुनाव हुई है और सरकारें बनी है वहां पर दोबारा चुनाव कराए जाएं। तो दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले आप हमें कमेंट में बताइए कि क्या ईवीएम से चुनाव होने चाहिए या नहीं। हाँ या ना में अपनी राय बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। पूर्वांचल के साथ अपना गढ़ भी साधने की है रणनीति। जहां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी समर में उतारने का ऐलान कर दिया है और इसके बाद से ही भाजपा लगातार सपा पर हमला बोले हुए है और सवाल पूछ रहा है कहां से मैदान में उतरेंगे। इस बीच खबर है कि अखिलेश यादव 2 सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वो आजमगढ़ और मैनपुरी सीट से पर्चा दाखिल कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि वो आजमगढ़ से चुनाव लड़कर एक तरफ पूर्वांचल में माहौल बनाने का काम करेंगे तो वहीं मैनपुरी से लड़कर वो सपा के पारंपरिक गढ़ को भी मजबूत बनाए रखना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ से ही सांसद भी हैं और आजमगढ़ में आखिरी राउंड में मतदान होना है और आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं। और इस बीच राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपर्णा यादव के भाजपा में शामिल होने के मौके पर अखिलेश यादव पर तंज कसा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने दिखावे के लिए नहीं बल्कि देश के विकास के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। जहां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के 70 साल के शासन को लेकर अक्सर तंज कसने वाली भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी ने दिखावा करने के लिए नहीं बल्कि देश के विकास के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने फेसबुक लाइव के जरिए लोगों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि भाजपा अक्सर ये सवाल करती है कि कांग्रेस ने अपने 70 साल के राज में आखिर क्या किया। अगर आप देखें तो इन वर्षों में बहुत सी उपलब्धियां हासिल की गई हैं। एम्स और आईआईटी जैसी संस्थाएं खड़े किए गए हैं और यहां तक कि पोलियो का टीका बनने की प्रक्रिया भी कांग्रेस के शासनकाल में ही शुरू हुई थी, क्योंकि कांग्रेस की मंशा देश के विकास के लिए ठोस काम करने की थी, दिखावा करने की नहीं थी। इसी के साथ उन्होंने भाजपा से सवाल करते हुए कहा कि आज आप जहां खड़े हैं वो पिछले 70 साल में किए गए कार्यों से तैयार किया गया मंच है। आखिर आपने अपने 7 साल के कार्यकाल में क्या किया? आपने कौन सा संस्था बनाया? अब जब चुनाव नजदीक है तो हम देखते हैं कि हवाई अड्डे का शिलान्यास किया जा रहा
है या किसी हाईवे का उद्घाटन किया जा रहा है? आखिर चुनाव के समय ही ये सब क्यों? और इसी के साथ कांग्रेस महासचिव ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक लेख में महिला शक्ति को नियंत्रित करने की जरूरत पर जोर दिया है। इससे साफ पता चलता है कि योगी भाजपा और उसके नेताओं के महिलाओं के प्रति कैसे विचार हैं। महिलाओं की शक्ति और उनके गुण देश को बदल सकते हैं। महिला शक्ति को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है और आप इसे काबू में करने वाले कौन होते हैं? दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी नेता नंद किशोर गुर्जर ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का किया उल्लंघन, फिर दोहराया कि ना अली ना बाहुबली का नारा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, इसको लेकर उम्मीदवारों में एक उत्साह का माहौल देखा गया। कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। सबसे ज्यादा चर्चित सीट की बात करें तो गाजियाबाद के लोनी विधानसभा के विधायक नंद किशोर गुर्जर के नाम का ऐलान के साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने ढोल बजाया और साथ ही एक नारा भी लगाया। नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि लोनी में ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंगबली। तो ये सीधा सीधा उल्लंघन है और आपको बता दें कि नंद किशोर गुर्जर के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है और इस नारे को लेकर नंद किशोर गुर्जर का एक बयान भी सामने आया है कि मैंने जो नारे लगाए हैं अपने सामने खड़े प्रतिद्वंदी को देखकर लगाए हैं। नंद किशोर गुर्जर ने इस नारे को लेकर बयान दिया है कि सपा ने यहां से एक बाहुबली नेता को अपनी उम्मीदवार बनाया है और वहीं अन्य पार्टियों ने यहां मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है। तो दोस्तों, यहां पर घिर सकते हैं भाजपा के प्रत्याशी और अब चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शराबबंदी के मुद्दे पर बिहार में फिर गरमाई सियासत। आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश को दी अविश्वास प्रस्ताव की धमकी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन की तैयारी चल रही है और इससे सियासत गर्म हो गई है। शराबबंदी कानून में खामियां बताते हुए राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता व विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार शराबबंदी कानून में संशोधन जनता और आरजेडी के मुताबिक करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आरजेडी बिहार विधानसभा के बजट सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। आरजेडी की इस धमकी पर जनता दल यूनाइटेड ने भी पलटवार किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का फिर से पीएम मोदी पर तंज। चीन बना रहा है पुल तो कहीं पीएम मोदी उद्घाटन करने ना पहुंच जाएं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चीन हमारे देश में एक कूटनीतिक पुल बना रहा है और अब तो डर ये है कि कहीं पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने के लिए वहां ना पहुंच जाएं। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि हमारे देश में चीन एक कूटनीतिक पुल का निर्माण कर रहा है। पीएम की चुप्पी से पीएलए के हौसले बढ़ते जा रहे हैं और अब तो ये डर है कि कहीं पीएम इस पुल का भी उद्घाटन करने के लिए वहां ना। तो आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील पर चीन पुल बना रहा है और उसका कहना है कि वो अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता की सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। राहुल गांधी ने 3 तस्वीरों का एक ग्राफिक्स भी शेयर किया है जिसमें पैंगोंग झील पर पुल दिखाई देता है। पुल के निर्माण की उपग्रह से प्राप्त तस्वीरें सामने आने के बाद से ही कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में शराबबंदी पर जेडीयू के बीजेपी के 2 टूक। कहा साथ रहना है तो ठीक से रहिए, अनाप शनाप बातें बर्दाश्त नहीं। दोस्तों, क्या बिहार में गिर जाएगी सरकार? दरअसल दोस्तों, अगर गठबंधन में रहना है तो ठीक से रहिए, अनाप शनाप बातें बर्दाश्त के बाहर है। ये भले ही जनता दल यूनाइटेड का आधिकारिक बयान नहीं हो, लेकिन पार्टी के एक विधायक ने ऐसी बात कहकर राजनीति में गर्मी ला दी है। जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा ही कहा है। यह बयान बिहार के नालंदा में बीते दिनों जहरीली शराब से मौतों के बाद बीजेपी के शराबबंदी के खिलाफ दिए गए बयानों के जवाब में दिया गया है और इसके पहले बीजेपी व जेडीयू के प्रवक्ता व प्रदेश अध्यक्ष सहित कई बड़े नेता जुबानी जंग लड़ चुके हैं। आपको बता दें कि जेडीयू के विधायक संजीव कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में सहयोगी दल शराबबंदी की समीक्षा की मांग बात मीडिया में कर रहे हैं और मीडिया में अनाप शनाप बोलने से बेहतर है कि वो एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि मौसम विभाग से आ रही है। अभी और बढ़ेगी ठंड, बारिश भी होगी और कैसा रहेगा यहाँ का मौसम आपको बता दें दोस्तों कि मौसम विभाग से ताजा अपडेट निकल के आ रही है। भारत के कई राज्यों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने संकेत दिए हैं कि अभी ठंडी का सितम और बढ़ेगा। इतना ही नहीं, कई इलाकों में बारिश का भी अनुमान लगाया गया है। विभाग ने मंगलवार को
पूर्वानुमान लगाया है कि अगले 24 घंटे के दौरान दिन के तापमान में और कमी आने की संभावना है और उत्तर पश्चिम भारत में 21 से 23 जनवरी के बीच बारिश हो सकती है और इस प्रकार कई इलाकों में ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित और 2-3 दिन में आ जाएगा फैसला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर हिंसा मामले में अब नया मोड़ आ गया है, जहां हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे लखीमपुर के आरोपी आशीष मिश्रा टैनी की जमानत पर सुनवाई कर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला अगले 2-3 दिन में आएगा। आशीष मिश्रा की तरफ से गोपाल चतुर्वेदी और सरकार की तरफ से एएजी विनोद शाही ने पक्ष रखा है। जांच एजेंसी की ओर से पेश वकील ने जमानत याचिका खारिज करने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं आपको बता दें कि लखीमपुर हिंसा मामले में कुछ दिनों पहले 5000 पन्ने की चार्जशीट फाइल की गई थी, जिसमें आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया को मुख्य आरोपी बताया गया और आशीष के अलावा इस कांड में कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का ऐलान, नाम लिखवाएं और 300 यूनिट बिजली फ्री पाएं। अब शुरू होने जा रहा है समाजवादी पार्टी का ये अभियान। जी दोस्तों, लखनऊ में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के बिजली बिल ज्यादा आए हैं वो आएं और अपना नाम लिखवा लें और सपा की सरकार बनने पर उन्हें 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि जिसे 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए वो अपना नाम लिखकर फॉर्म जमा करा दे। अखिलेश यादव ने कहा कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना, इसे समाजवादी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। इसके लिए अब अभियान शुरू किया जाएगा और लोगों को उनका बिजली बिल जिस नाम से उनके घर आता है वो नाम इस अभियान के भरवाया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली का अभियान शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया कि यह अभियान आज से शुरू होगा और उन्होंने कहा कि जो लोग फ्री बिजली पाना चाहते हैं वो समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए फॉर्म में अपना नाम लिखवाएं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव के लिए प्रचार करेंगी ममता बनर्जी। 8 जनवरी को लखनऊ में करेंगी वर्चुअल रैली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के विधानसभा चुनावों में अब समाजवादी पार्टी को तृणमूल कांग्रेस का भी साथ मिला है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ वोट मांगेंगी। आगामी 8 फरवरी को ममता बनर्जी राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी की एक वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगी और इसके बाद पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में भी टीएमसी नेत्री सपा के लिए ऑनलाइन प्रचार करेंगी और इससे पहले टीएमसी और सपा प्रमुख से एक साथ सार्वजनिक रैली करने की उम्मीद की गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी को देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से लगाई गई पाबंदियों के कारण यह योजना रद्द कर दी गई थी। पता हो कि चुनाव आयोग ने रोड शो और रैली जैसी सियासी गतिविधियों पर 22 जनवरी तक पाबंदी बढ़ाई है। आयोग ने 22 जनवरी को फिर हालात की समीक्षा करने की बात कही और तब तक राजनीतिक दलों को डिजिटल प्रचार ही करना होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। युवाओं से प्रियंका गांधी की अपील, कहा उत्तर प्रदेश चुनाव में रोजगार और शिक्षा के असली एजेंडे पर डटे रहे यूपी के युवा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और शिक्षा के बजट में कथित कटौती के मुद्दे को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कहा कि विधानसभा चुनाव में रोजगार एवं शिक्षा ही असली एजेंडा है जिन पर युवाओं को डटे रहना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में 16.5 लाख युवाओं की नौकरी छीन गई है। 4 करोड़ लोगों ने हताश होकर नौकरी की आशा छोड़ दी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी इस पर ना बात करते हैं ना ट्वीट करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। युवाओं, आप रोजगार के एजेंडे पर डटे रहना। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी ने दावा किया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की शिक्षा बजट में भारी कटौती की है। बजट ज्यादा मिलता तो युवाओं को नए विश्वविद्यालय, इंटरनेट, छात्रवृत्तियां, पुस्तकालय और छात्रावास मिलते। प्रियंका गांधी ने युवाओं से आह्वान किया कि युवाओं, यही इस चुनाव का असली एजेंडा है, इस पर सवाल पूछिए और जो भटका है उसको वोट की ताकत से करारा जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है।
पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को और अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। 10 मार्च को मतगणना होगी। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरजेडी जेडीयू में बढ़ रही है नजदीकियां, क्या बिहार में बनने जा रही है नई सरकार? जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नई सरकार की और इसको लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है। जोड़ तोड़ का खेल भी अपने चरम पर है और इधर बिहार में भी उत्तर प्रदेश के चुनाव के कारण राजनीतिक तापमान बढ़ गया है और इसको लेकर एनडीए घटक दल बिखर गए हैं। वीआईपी ने पहले ही भाजपा के खिलाफ यूपी में अपना प्रत्याशी खड़ा करने की घोषणा कर दी है। वहीं गठबंधन नहीं होने पर अब जेडीयू ने भी अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और इसको लेकर यह कयास लगाया जाने लगा है कि क्या बिहार में एक नई सरकार का गठन होगा। इससे जुड़े एक सवाल पर एनडीए घटक दल के नेता और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि भाजपा परेशानी में है, सरकार परेशानी में नहीं है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में कब तक होगी कोरोना की तीसरी लहर, इसके पीक को लेकर आई है एक्सपर्ट्स की राय। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई में कोरोना वायरस की तीसरी लहर कमजोर पड़ रही है, लेकिन इसके पूरी तरह समाप्त होने में मार्च तक का समय लग जाएगा और इसकी वजह यह है कि पूरे देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की रफ्तार कमजोर हो गई है। यूरोपीय देशों में 2020 से 22 तक में कोरोना वायरस की 5 लहर आ चुकी है और अब तक ये कमजोर पड़ रहा है और उम्मीद है कि ये लगातार कमजोर ही होगा अगर कोई नया म्यूटेशन ना हो तो। भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खत्म होने को लेकर जो विभिन्न गणनाएं की जा रही हैं, उनके अनुसार जनवरी के अंतिम सप्ताह या फिर फरवरी के शुरुआती सप्ताह में ये समाप्त हो जाएगा। महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर गिरिधर बाबू के अनुसार कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को अपने पीक पर पहुंचने में 3 सप्ताह का समय लगता है और ये डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना तेजी से अपना संक्रमण फैलाता है। इसीलिए अगले 2 सप्ताह भारत के लिए जोखिम भरे हैं और इस दौरान सावधानी बरतने की जरूरत है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने के दे दिए संकेत। जी हां दोस्तों, भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी और समाजवादी पार्टी से बात नहीं बनने के बाद उन्होंने ये फैसला किया है। शाम तक वो एक चौंकाने वाली खबर सुना सकते हैं और चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी की और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी पार्टी उन्हें चुनाव लड़ने को कहेगी तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ लेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। घर घर दस्तक देगी कांग्रेस, 1 फरवरी से प्रदेश भर में शुरू करेगी घर घर चलो अभियान और बनाए जाएंगे नए सदस्य। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को भोपाल में जिला प्रभारी और जिला कांग्रेस अध्यक्षों के साथ बैठक की और इसमें तय किया गया कि पार्टी 1 से लेकर 28 फरवरी तक घर चलो अभियान चलाएगी और इस दौरान पूर्व मंत्री से लेकर विधायक व पार्टी पदाधिकारी घर घर दस्तक देकर नए सदस्य बनाएगी और इसके तहत ब्लॉक स्तर तक जनता से सीधे संवाद और संपर्क स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी पर ओम प्रकाश राजभर ने किया बड़ा दावा, कहा टिकट मांगने के लिए कई मंत्री और सैकड़ों विधायक घूम रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी गठबंधन के मुख्य साझेदार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर चुनावी हमला बोला है, जहां पर राजभर ने मंगलवार को कू ऐप पर एक मैसेज में दावा किया कि बीजेपी इतनी कमजोर हो गई है कि राजभर से टिकट मांगने के लिए कई मंत्री और विधायक आ रहे हैं। हालांकि इस मैसेज के पोस्ट होते ही ऐप पर राजभर के पक्ष और विपक्ष में प्रतिक्रियाएं आने लगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी में सुलगी विरोध की चिंगारी, टिकट बंटवारे के बाद कई जगह पर मचा हंगामा। जी हां दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिकट घोषित होने के साथ ही बीजेपी में विरोध की चिंगारी सुलग गई है। वेस्ट यूपी की कई सीटों पर घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ बागी सुर उठने लगे हैं। विरोध दिल्ली हाईकमान तक जा पहुंचा है और मेरठ की एक सीट से घोषित कैंडिडेट के खिलाफ दर्जा प्राप्त मंत्री के समर्थक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर दिल्ली में विरोध दर्ज करने जा पहुंचे। वहीं मेरठ की हस्तिनापुर सीट से कैंडिडेट बनाए गए राज मंत्री के खिलाफ तो बीजेपी के एक पूर्व विधायक ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान तक कर डाला और आगरा में एक पूर्व सांसद के बेटे ने
बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए पर्चा खरीद लिया। तो दोस्तों भाजपा में जबरदस्त फूट के यहाँ पर संकेत सामने आ रहे हैं। विरोध की चिंगारी सुलग चुकी है भाजपा में और टिकट बंटवारे के बाद हंगामा शुरू हो चुका है। तो क्या इससे होगा भाजपा को बड़ा नुकसान? हाँ या ना में अपनी राय बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव से पहले बढ़ेगी मुसीबत, केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री का मामला पहुंचा हाई कोर्ट। निचली अदालत के आदेश को हाई कोर्ट ने दी चुनौती। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सियासी माहौल के बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री का मामला अब हाई कोर्ट तक जा पहुंचा है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री को लेकर मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है और जिस पर 3 फरवरी को सुनवाई है। मजिस्ट्रेट के समक्ष फर्जी डिग्री की शिकायत करते हुए एफआईआर दर्ज कराने का आदेश जारी करने की मांग की गई है। दरअसल दोस्तों हाई कोर्ट में दायर की गई अर्जी में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रयागराज के 4 सितंबर 2021 के आदेश को चुनौती दी गई है और इस आदेश में मजिस्ट्रेट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया था और कोर्ट ने धारा 156 सेक्शन 3 दंड प्रकृति दाखिल अर्जी खारिज कर दी। तो दोस्तों अब मजिस्ट्रेट साहब के फैसले को चुनौती दे दी गई है और अब बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले लग सकता है। तो दोस्तों ये थी दिन में कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।